विशाल डैम, एक नदी जो किसी के लिए लाइफलाइन है और एक ऐसी अदृश्य लाइन जो लाखों लोगों का भविष्य तय कर सकती है। देखिए, हम जब भी दुनिया का नक्शा देखते हैं ना, तो हमें बस देशों की सीमाएं दिखती हैं। पर असल में अगर जरा गौर से देखें तो ये नक्शा सैकड़ों विवादित इलाकों से भरा पड़ा है। मतलब जमीन के टुकड़ों को लेकर देशों के बीच झगड़े तो खैर हमेशा से ही होते आए हैं। लेकिन क्या हो जब लड़ाई जमीन के लिए नहीं बल्कि उस चीज के लिए हो जो जमीन से होकर बहती है? जी हां, पानी। सोचकर देखिए, जब वही नदी जो लाखों लोगों को जिंदगी देती है वही दो देशों के बीच भारी तनाव की वजह बन जाए तो हालात कैसे होंगे? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े जल विवादों में से एक जो नील नदी पर चल रहा है, और इस पूरे झगड़े के कह सकते हैं एपी सेंटर में है एक बहुत बड़ा, एक विशाल डैम जिसका नाम है ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम। तो सवाल ये है कि ये ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम या शॉर्ट में जीआरडी आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे सीधे कहें तो ये अफ्रीका का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है। इसे बनाने में करीब 14 साल लग गए और लागत आई 4 अरब डॉलर से भी ज्यादा। और इसका लक्ष्य 6000 मेगावाट से ज्यादा बिजली बनाना। इतनी बिजली कि इथियोपिया पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा पावर एक्सपोर्टर बन सकता है। अब ये डैम जो है ना, ये एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। एक के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है, तो दूसरे के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि नदी के किस किनारे से इसे देखा जा रहा है। तो चलिए इस कहानी को दोनों तरफ से समझते हैं। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखते हैं कि दोनों पक्षों के लिए दांव पर क्या लगा है। इथियोपिया के लिए ये डैम सिर्फ बिजली नहीं है, ये 6000 मेगावाट से ज्यादा पावर, देश की शान और ग्रामीण विकास का सपना है। लेकिन नदी के बहाव की दिशा में आगे बढ़ें तो मिस्र और सूडान के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, मतलब अस्तित्व पर ही संकट है। सोचिए जरा, मिस्र का 90% से ज्यादा साफ पानी नील नदी से ही आता है, तो उनका डर लाजमी है कि कहीं इथियोपिया पानी के बहाव पर पूरा कंट्रोल ना कर ले। और ये तनाव कितना गहरा है, ये मिस्र के इस बयान से एकदम साफ हो जाता है। वो कहते हैं कि अपने ऐतिहासिक अधिकारों की रक्षा के लिए वो कोई भी कदम उठा सकते हैं। ये कोई डिप्लोमेटिक स्मॉल टॉक नहीं है, ये एक खुला ऐलान है, एक सीधी सीधी चेतावनी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये ऐतिहासिक अधिकार हैं क्या? ये शब्द आए कहां से? यही वो सवाल है जो इस पूरे विवाद की जड़ है, और इसका जवाब हमें इतिहास में मिलेगा। देखिए, ये लड़ाई कोई नई नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। दशकों पुरानी संधियों में, उस कॉलोनियल दौर में खींची गई लकीरों में, जब अफ्रीका का नक्शा बाहरी ताकतें अपने फायदे के लिए बना रही थी। कहानी शुरू होती है 1929 में। एक एंग्लो इजिप्शियन ट्रीटी हुई जिसने मिस्र को एक तरह के वीटो पावर दे दी कि वो नील नदी पर किसी भी प्रोजेक्ट को रोक सकता है। फिर आया साल 1959, एक और संधि हुई, नाइल वाटर्स ट्रीटी। इसने तो हद ही कर दी, लगभग सारा पानी सिर्फ मिस्र और सूडान के बीच बांट दिया। और सबसे अजीब बात, जिन देशों से नदी का ज्यादातर पानी आता था, जैसे इथियोपिया, उन्हें पूरी तरह से, मतलब कंप्लीटली नजरअंदाज कर दिया गया। जरा 1959 की संधि का बंटवारा देखिए। मिस्र को मिला 66% पानी, सूडान को 22%, और बाकी 12% वो तो बस भाप बनकर उड़ जाने के लिए छोड़ दिया गया। और अपस्ट्रीम देश, जहां से नदी असल में शुरू होती है, उनका हिस्सा था 0। जी हां, 0, कुछ भी नहीं। और अब ये फैक्ट सुनिए जो इस पूरे मामले को बदल देता है। नील नदी का 86% से भी ज्यादा पानी इथियोपिया के पहाड़ों से आता है। सोचिए, इतना पानी देने के बावजूद पुरानी संधियों ने उन्हें उस पर कोई हक ही नहीं दिया। तो जाहिर है यही इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह है। और इसी वजह से इथियोपिया को आज लगता है कि उसे अपने विकास के लिए इस रिसोर्स का इस्तेमाल करने का पूरा पूरा हक है। तो नील नदी का ये जो विवाद है ना, ये सिर्फ एक रीजनल मुद्दा नहीं है, नहीं, ये असल में एक ग्लोबल चैलेंज का प्रतीक है। एक ऐसा मामला जिससे हमें भविष्य के लिए बड़े जरूरी सबक सीखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आज पानी जैसे साझा संसाधनों को लेकर दुनिया की सोच बदल चुकी है। आज जो इंटरनेशनल वाटर लॉ है वो 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, पानी का इस्तेमाल बराबरी और समझदारी से हो। दूसरा, कोई भी देश ऐसा कुछ ना करे जिससे दूसरे देश को बड़ा नुकसान हो। और तीसरा, सबसे जरूरी, सभी देश मिलकर सहयोग करें, कोऑपरेट करें। तो अब ये बात बिल्कुल साफ है, 1959 की वो नील संधि जो इस पूरे झगड़े की जड़ है, वो आज के इन मॉडर्न सिद्धांतों के एकदम खिलाफ है। वो ना तो बराबर थी, ना ही उचित।
और उसने सहयोग की जगह दशकों तक सिर्फ संघर्ष को ही हवा दी है। और देखिए, ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। आज के समय में बढ़ती आबादी, क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी की बढ़ती किल्लत और विकास की होड़, ये सब मिलकर ऐसे विवादों को और भी ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं। नील नदी पर जो हो रहा है वो तो बस एक ट्रेलर है कि भविष्य में पानी जैसे संसाधनों को लेकर दुनिया में कैसे कैसे संघर्ष हो सकते हैं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया गर्म हो रही है और पानी जैसे रिसोर्स कम होते जा रहे हैं, क्या इन साझा संसाधनों पर सहयोग करने की हमारी काबिलियत ही इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान होगी? नील नदी का